Hello friends, welcome to my channel Agrify Study and today will be discuss about basic principles of crop production। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ जनरल सिद्धांत के बारे में जो कि हमें क्रॉप को ग्रो करने में या क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसे लेने में मदद करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा एग्रोनॉमी का, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपके JRF एग्ज़ाम या कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या आपके स्कूल कॉलेजेस मतलब जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारी क्वेश्चंस इससे डिपेंड या इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हर एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके अंतर्गत बहुत सारे की पॉइंट्स आते हैं जो कि हमें एक क्रॉप को सोइंग से लेकर के या उसकी टिलेज प्रैक्टिसेस से लेकर के एंड हार्वेस्ट और स्टोरेज एंड मार्केटिंग तक का जितना भी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन के जो प्रिंसिपल्स रहते हैं उन सबको कवर करता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि वो लोग भी इस वीडियो को देखें एंड अपनी नॉलेज का जो लेवल है उसे इंक्रीज करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस आर, कुछ जनरल सिद्धांत जो हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन के हैं। उसमें सबसे पहला हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल्स ऑफ टिलेज एंड दूसरा सिद्धांत यहाँ पर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ सीड एंड सोइंग एंड प्रिंसिपल ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ इरीगेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट प्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ बीड मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ हार्वेस्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज एंड प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में अब हम आपको एक एक पॉइंट्स का डिटेल स्टडी बताऊंगा। ठीक है, कि ये जो पॉइंट हैं ये क्यों बेसिक प्रिंसिपल्स के अंतर्गत रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक ये बैनर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस बैनर पर जितने भी आइकन दिख रहे हैं जैसे कि एक टेलीग्राम, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, तो आप जैसे इस आइकन पर क्लिक करेंगे ठीक है तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे एंड आप यूट्यूब आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे यूट्यूब प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे एंड इंस्टाग्राम पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जो इस वीडियो का PDF है वो आपको किस जगह मैं अपलोड करूँगा वो मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कहीं पर भी स्किप ना करें। ठीक है, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसका जो PDF फॉर्मेट हमारे लिए मिलेगा वो किस मेरे प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, चाहे वो टेलीग्राम, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो वो वीडियो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रिंसिपल की तरफ जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ टिलेज। तो टिलेज जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है एक फसल का उत्पादन लेने में। ठीक है, फसल को ग्रो करने में, फसल को बोने में, ऐसी उसकी सोइंग करने में। तो टिलेज के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा। टाइमली ऑपरेशंस डन, कहने का मतलब यह है कि जो हमारे टिलेज ऑपरेशंस हैं वो हमें टाइमली करने चाहिए। यूज ऑफ गुड टिलेज, ठीक है, हमें एक अच्छे टिलेज का प्रयोग करना चाहिए। यूज ऑफ गुड इम्प्लीमेंट्स एंड जो टिलेज प्रैक्टिसेस होती हैं उनको डन करने के लिए अच्छे इम्प्लीमेंट्स हमें चाहिए, चाहे वो हमारा कल्टीवेटर हो, हैरो हो, डिस्क हैरो हो, डिस्क प्लाव हो या देसी हल हो। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं बात करता हूँ प्लोइंग डेप्थ जो हमारी रहती है 10 to 20 सेंटीमीटर फॉर जो हमारी उथली जड़ वाली क्रॉप्स रहती हैं उनके लिए हमें जो प्लोइंग डेप्थ रहती है वो रहती है 10 to 20 सेंटीमीटर एंड प्लोइंग डेप्थ ऑफ 15 to 30 सेंटीमीटर फॉर डीप रूटेड क्रॉप्स। एंड जो डीप रूटेड क्रॉप्स होती हैं उनके लिए जो हमारी जो जुताई की गहराई होती है वो होती है 15 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑल अबाउट टिलेज के बारे में। एंड अगला जो पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ सीड एंड सोइंग। अब जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें सीड एंड सोइंग के जो मेथड्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एक क्रॉप का अच्छा प्रोडक्शन लेने में। अगर आप गुड क्वालिटी ऑफ सीड यूज नहीं करोगे तो आपको जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं मिलेगा, आपकी जो क्रॉप है वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, एंड अगर आप जो सोइंग का मेथड है वो भी अगर आप अच्छे से यूज नहीं करोगे, जो जिस क्रॉप के लिए जो सोइंग मेथड अप्लाई किया जाता है वो आप नहीं करोगे तो उससे भी आपका जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए सीड के बारे में कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट्स नोटिस किए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है सीड मस्ट बी जनरली प्योर एंड ड्यूरेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू एग्रो क्लाइमेटिक एंड क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ द लोकेलिटी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सीड है जिसको हम यूज ले रहे हैं सोइंग में वो एकदम प्योर होना चाहिए एंड जो उसकी ड्यूरेशन है वो उस क्षेत्र की एग्रो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस रहती हैं, जो क्रॉपिंग सिस्टम है वहाँ पर उससे मैच करनी चाहिए। ठीक है,
एंड जो सीड है वो हमारा वाइबल होना चाहिए, बिगरस होना चाहिए एंड हाई यील्डिंग पोटेंशियल उसके अंतर्गत होना चाहिए। अगर आप क्या करोगे कि लो यील्ड पोटेंशियल वाला सीड ले लोगे और उसको अगर आप खेत में सोइंग करोगे और आप ये सोचो कि हमारे लिए जो यील्ड है वो हाई मिले, तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा, ना आप उससे हाई यील्ड ले पाओगे। एंड यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर इट शुड बी फ्री फ्रॉम बीड सीड बॉर्न डिजीजेज एंड पेस्ट इन्फेक्शंस। जो हमारा सीड होना चाहिए वो एक तो उसमें कोई भी हमारा जो खरपतवार रहता है उसका बीज नहीं होना चाहिए, एंड कोई भी सीड बॉर्न डिजीज से वो ग्रसित नहीं होना चाहिए, और जो पेस्ट इन्फेक्शन है वो भी उस सीड में नहीं होना चाहिए। इट शुड बी हैव जर्मिनेशन परसेंटेज मोर देन 80%। जो हम सीड को सोइंग में लेते हैं उसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी 80% से अबव ही होना चाहिए, ठीक है। बिलो 80% अगर आप जर्मिनेशन वाला सीड लेंगे तो आप ऐसे समझिए कि आप अगर रिकमेंडेड सीड रेट आपकी पर हेक्टेयर अगर 10 किलोग्राम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो ऐसे मानिए अगर आपकी जो बीड है, जो हमारा सीड है, उसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज 80% है, तो उसका केवल 800 ग्राम बीज ही आपके खेत में टिलर देगा, ठीक है। जो टिलर्स निकलेंगे या जो जर्मिनेशन होगा वो केवल 800 ग्राम सीड का ही होगा, 8 किलो सीड का, ठीक है। तो ये जो है जर्मिनेशन परसेंटेज पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो हमारा वो है यहाँ पर ऑप्टिमम टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारे क्रॉप को प्रोडक्शन करने में या क्रॉप को ग्रो करने में, क्योंकि अगर वाटर के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। एक व्यक्ति को अगर 4 दिन तक रोटी ना दी जाए तो वो जीवित रह सकता है, बस अगर 4 दिन उसे पानी ना दिया जाए तो शायद है उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। एंड आपकी अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसकी लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बुक किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ इरिगेशन के बारे में। तो इरिगेशन में क्या होना चाहिए कि जो हम वाटर को अप्लाई करते हैं वो सही होना चाहिए, वो किसी ग्रसित डिजीज से ग्रसित क्षेत्र से नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसके कुछ पॉइंट हैं। ऑप्टिमम टाइम ऑफ इरिगेशन, हमें जो इरिगेशन करनी है वो एक निश्चित समय पर करनी है। अमाउंट ऑफ इंटरवल ऑफ इरिगेशन, 2 इरिगेशन के बीच का जो इंटरवल रहता है कितने दिन के बाद करनी है, तो वो भी हमें एकदम बैलेंस्ड एंड देख लेनी चाहिए, ठीक है। एंड डेप्थ ऑफ इरिगेशन, जो हम इरिगेशन को अप्लाई करते हैं, वाटर अप्लाई करते हैं खेत में, उसकी डेप्थ क्या होनी चाहिए उसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, ठीक है। मिनिमाइज वाटर यूज, अप्लाई ओनली इनफ वाटर टू मीट क्रॉप नीड थ्रू रेगुलर सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग। जो हमारा वाटर है उसको हम इतना अप्लाई करें जो कि उसमें नमी को बनाए रखें। एंड और सारे पॉइंट्स हैं वो भी आप पढ़ करके अच्छी तरह से समझ सकते हो। जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं आपको केवल जनरल यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ, तो वो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बीड मैनेजमेंट। अब जो बीड का मैनेजमेंट होता है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि अगर बीड इन्फेस्टेशन खेत के अंदर हो गया आपकी क्रॉप में तो उसकी जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। एंड अगर सीवियर कंडीशंस आ जाती है उसकी बीड इन्फेस्टेशन की तो पूरी क्रॉप भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एडॉप्ट द फील्ड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस दैट प्रिवेंट बीड फ्रॉम एंटरिंग और स्प्रेडिंग अक्रॉस योर फील्ड। कहने का मतलब ये है कि जब गर्मी का समय होता है उस समय क्या करना चाहिए, आपको अपने फील्ड को जोत करके एंड ऐसा ही खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कि सूर्य की रोशनी उसमें पड़े तो वो पूरा तरह से सैनिटेशन उसमें हो जाए, ठीक है। एंड प्लांटिंग सर्टिफाइड सीड इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू रिड्यूस बीड्स। जो आपको सीड वहाँ पर प्लांट करना चाहिए वो एक सर्टिफाइड सीड होना चाहिए एंड उसकी गुड क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल द वॉलेंटियर बीड्स अलोंग फील्ड एजेस एंड डिचेस। अब जो वॉलेंटियर्स बीड्स क्या होते हैं कि वॉलेंटियर बीड्स वो बीड्स होते हैं जो कि इस साल थे और उसके बाद अगली बार भी वो खेत में जमा है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, वॉलेंटियर बीड्स। एंड क्लीनिंग इक्विपमेंट्स बिफोर मूविंग फ्रॉम फील्ड टू फील्ड। क्या करना चाहिए कि जो जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे बीड कंट्रोल करने के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो आपका कोई टेलर हो, ठीक है, कोई इक्विपमेंट, चाहे वो आपका फिजिकल हो या फिर कोई केमिकल हम इक्विपमेंट, जैसे फिजिकल इक्विपमेंट में हम यूज़ करते हैं यहाँ पर स्प्रेयर का यूज़ करते हैं। तो जो स्प्रेयर है उसको एक खेत से दूसरे खेत में ले जाने से पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए एंड उसको
उसमें जो दवा पहले से लग रखी है उसको पूरी तरह से अपने जो इक्विपमेंट है उससे निकाल देना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रिंसिपल की, तो वो है प्रिंसिपल्स ऑफ हार्वेस्टिंग। अब जो प्रिंसिपल्स ऑफ हार्वेस्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है, एंड महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि अगर क्रॉप आपने ग्रो कर ली, ठीक है, अच्छी तरह से ग्रो करी, और अगर उसे आपने टाइमली हार्वेस्ट नहीं किया, तब भी आपकी फसल में जो यील्ड का रिडक्शन है वो होना ही होना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि एक अगर आपको देखिए फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको भूख लग रही है अभी और खाना आपको 2 घंटे बाद दिया जाए, तो क्या आपको उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो उस समय मिलता जिस समय आपको खाना की ज़रूरत थी? और अगर आपको भूख लगती है 10 बजे और 8 बजे मिल जाए, तब भी आपको उतना सेटिस्फेक्शन उस फूड से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि बिल्कुल एकदम टाइमली फसल को हार्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, द क्रॉप जनरली हार्वेस्टेड एट फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो सामान्यतः अपनी जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है उस पर हार्वेस्ट होती है। द टाइम ऑफ क्रॉप हार्वेस्ट इन्फ्लुएंस द यील्ड एंड क्वालिटी एंड स्टोरेज। जो टाइम है वो उसको वेरी करता है, ठीक है, उस पर उपलब्ध करता है कि उसकी यील्ड कितनी होगी एंड उसकी क्वालिटी क्या रहती है। आइडियल टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक पार्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अब बात करता हूँ मैं इकोनॉमिक पार्ट की। तो अगर आपका इकोनॉमिक पार्ट फॉर एग्जांपल आपने वीट की रोकी है, ठीक है, अब अगर उसका आप इकोनॉमिक पार्ट ग्रेन है तो वो ग्रेन आपको कब मिलेगा? जब वो अच्छी तरह से पूरा पक जाता है, ठीक है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब उसके प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेज़ की बात करता हूँ, तो मेज़ में क्या होता है, एक होती है बेबी कॉर्न। अब जो बेबी कॉर्न होती है उसका पर्पज़ होता है कि उसको जब हम कॉब्स निकलती हैं, तो जब कॉब अपीयर होती है, ठीक है, उसके ज़्यादा नहीं तो 2 3 या 4 दिन बाद उसके लिए तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो उसका क्या कहता है कि इमेच्योर इमेच्योर जो कॉब्स होती हैं वो ही यूज में ली जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बोल देते हैं कि वो उसका यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कुछ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं, जैसे कि हार्वेस्ट कर ली फॉर एग्जांपल अगर आपने मैंगो है, ठीक है, मैंगो के लिए आपने हरा हरा मैंगो आपने ले लिया और उसके बाद में आपने उसे पोस्ट हार्वेस्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे अचार में उसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सैलेड वगैरह जो भी आप लोग बना देते हैं। एंड यहाँ पर देखिए फोर्थ पॉइंट जो है वो मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग। तो एक होता है मैनुअल एंड एक होता है मैकेनिकल मेथड। अब मैनुअल में मैं आपको एक ही फसल का एग्जांपल देकर सुनाऊंगा बताऊंगा कि देखिए एक तो वीट है, ठीक है। अगर वीट की क्रॉप को आपने मैनुअल करना है तो आप अपने हाथ से उसे काटिए, काटने के बाद में उसे थ्रेसर से उसकी थ्रेसिंग करवा लीजिए, ठीक है। एक रहता है कि एक आती है कंबाइन हार्वेस्टर, जो कि वो कटिंग भी करती है एंड उसको हार्वेस्ट भी कर देती है या फिर उसका थ्रेसिंग भी कर देती है। तो वो हमारा जो होता है यहाँ पर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट्स की, तो वो आता है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोरेज। अब जो प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है, ठीक है, एंड एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन का। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जैसे आप देखिए कि अगर आपने किसी चीज़ को हार्वेस्ट कर ली, ठीक है, हार्वेस्ट करने के बाद में अब फॉर एग्जांपल अगर आपके खेत में 30 कुंटल 40 कुंटल 50 कुंटल अगर वीट निकला, तो आप उस वीट को ना तो इतना कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है, और फिर भी कितनी भी बड़ी फैमिली हो 8 10 लोग आप इतने वीट के लिए कंज्यूम नहीं कर सकते एक ईयर में, ठीक है, या फिर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग या फिर एट द टाइम ऑफ थ्रेसिंग। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि उसको स्टोर करना होता है, ठीक है। तो स्टोर हम कैसे करते हैं कि कुछ जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए तो हम अपने घर के जो कुछ पॉट्स वगैरह होते हैं उसमें रख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब तो बड़े बड़े पॉट्स चल गए हैं जिसमें हम 10 क्विंटल 15 क्विंटल 5 क्विंटल्स स्टोर कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम उसे स्टोर कर लेते हैं एंड बचा हुआ जो हमारा रहता है उसे हम मार्केट में सेल कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टोरेज ऑफ, चाहे वो आपका फ्रूट्स हो, सीरियल्स क्रॉप हो, पल्स हो, ऑयल सीड हो, जो भी हो, ठीक है, फाइबर्स क्रॉप हो, तो उनका जो स्टोरेज है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि स्टोरेज से हम क्या करते हैं कि आज हमने किसी चीज़ को स्टोर किया तो फ्यूचर में हम उसे यूज भी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं कि एट द टाइम वो चीज़ अगर सस्ती है तो अभी हम उसे स्टोर कर लेते हैं आगे फ्यूचर में यूज करने के लिए। तो ये तो ऑल अबाउट हो गया यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोरेज के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में जो था वो इतने ही पॉइंट्स मैंने कवर किए थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के, जो कि आपको टिलेज से लेकर के स्टोरेज तक के सारे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। और आपका जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट
हो चुका है, ठीक है। एंड अगर आपको और ज़्यादा डिटेल स्टडी चाहिए तो मैं आपको एक अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूँ। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिससे मैंने आपको समझाया है, ठीक है, तो उसकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड वो जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ जैसे ही आप जाएंगे, आप वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपको वहाँ पर वो पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो वो पीडीएफ मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा जो मैंने यहाँ पर अभी आपको जिससे पढ़ाया है, ठीक है। तो इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर वीडियोज़। कुछ एग्रीकल्चर की और भी वीडियोज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।